नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे जी जैन एजुकेशन परिवार में। और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर 360। और किसके लिए है? स्कूल लेक्चरर एग्जाम के लिए, जो अब एक महीने बाद, लगभग एक महीना भी नहीं बचा है, एक महीने के बाद आपका जो एग्जाम है। तो आज हमारा टॉपिक है चर्चित व्यक्तित्व, स्थान या घटनाएं। वो भी मार्च और अप्रैल की। जनवरी फरवरी की हम पढ़ चुके हैं। और किसकी है अब ये? मार्च और अप्रैल की। और इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हम व्यक्तित्व व्यक्तित्व के साथ साथ स्थान, इन दोनों को कर लेंगे आज ही के टॉपिक में। घटनाएं हैं, एक लेक्चर में सारी घटनाएं देख लेंगे। जितनी भी घटनाएं हुई आसपास, मान लो किसी का इनॉग्रेशन हुआ है या कहीं पे कोई प्लांट खुला है या कुछ भी हुआ है, कोई भी स्थान चर्चा में रहा है, तो वो तो हम यहाँ देखेंगे। और कोई भी घटनाएं होगी वो अगले लेक्चर में आप देख लेंगे। घटनाएं का मतलब जैसे अभ्यास हो गए, युद्धाभ्यास हो गए, या कहीं पे कोई मेले लगे हैं, वो सब एक लेक्चर में हम देख लेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति कौन कौन से रहे हैं मार्च और अप्रैल में? मार्च और अप्रैल में जो राजस्थान और भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक महिला है, स्वाति भार्गव। स्वाति भार्गव का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनको अमेरिका में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की उपाधि या स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। पीएचडी की है, इसलिए इन्होंने अमेरिका से पीएचडी की है। और है कहाँ की रहने वाली? ये अपने जयपुर निवासी है। 2025-26 के लिए अमेरिका में स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला है। पीएचडी इन्होंने की है। और कहाँ की निवासी है? जयपुर की निवासी है। और अमेरिका में कोई इनको उपाधि मिली है, तो हमारे लिए भी थोड़ा पढ़ने के लिए भी सही है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आगे वाली चीज है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? ये है अनवर खान जी मांगणियार। ये अनवर खान मांगणियार बाड़मेर के प्रसिद्ध मांगणियार कलाकार है, लोक गायक हैं, विश्व प्रसिद्ध लोक गायक हैं। जो मांगणियार गायकी होती है उसको इन्होंने एकदम विश्व में पहचान दिलाई है। इसलिए इनको क्या मिला है? इनको मिला तो अवार्ड तो बहुत मिल चुके हैं, पद्मश्री भी मिल चुका है इनको, लेकिन वर्तमान में इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस चीज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनको संगीत नाटक अकादमी, जो संगीत नाटक अकादमी है, उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनवर खान मांगणियार नाम है, बाड़मेर निवासी है, पद्मश्री से सम्मानित है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी है, इनके ये उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी है उनके उपाध्यक्ष, तो एक बहुत बड़ी पोस्ट है ये। उन पे इनको क्या बनाया गया है? वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नाम याद रखना इनका, अनवर खां मांगणियार। पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रहे हैं और एक अच्छी पोस्ट पे नियुक्त हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। राहुल सूद। राहुल सूद क्यों चर्चा में है? ये दरअसल जयपुर के फिल्म निर्माता भी है और जयपुर के ही एक अभिनेता भी है। तो इन्होंने एक दिव्यांग बच्चों पे एक मूवी बनाई थी, एक छोटी सी फिल्म बनाई थी। उस फिल्म के लिए इनको सम्मानित किया गया था। फिल्म का क्या नाम था? इनकी शॉर्ट फिल्म है इंस्पायरिंग आरव। इंस्पायरिंग आरव। इस फिल्म के लिए इनको लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेतु चयनित किया गया। इस फिल्म का चयन किया गया है लखनऊ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और ये है कौन? राहुल सूद। ये अपने जयपुर निवासी हैं। और इसके साथ साथ ये फिल्म है वो किस पे बनी हुई है? ये फिल्म किस पे बनी हुई है? मैं आपको बता चुका हूं कि दिव्यांग बच्चों के मानवाधिकार पर आधारित ये फिल्म है इंस्पायरिंग आरव। याद रखना। निर्माता और अभिनेता कौन है? राहुल सूद, जयपुर के निवासी है। चलिए अगले व्यक्तित्व को देख लेते हैं। अजीत सिंह राठौड़। ये अजीत सिंह राठौड़ जी कौन है? ये लगातार तीसरी बार राजस्थान का जो अपना बास्केटबॉल का जो संघ है, राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन RBA, उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। लगातार तीसरी बार निर्विरोध, इनका कोई विरोध नहीं किया, इसलिए ये चर्चा में है। ध्यान रखना, ठीक है। ये है, ये जिन्होंने ये गमछा डाल रखा है, ये कौन है? ये अजीत सिंह जी राठौड़, राजस्थान बास्केटबॉल संघ के लगातार 3 बार निर्विरोध। एक तो लगातार और तीनों बार भी सामने कोई ओपोनेंट नहीं आया इनके। ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले ये भारतीय बास्केटबॉल संघ है ना, और उसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके क्या रह चुके हैं? उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले भारतीय बास्केटबॉल संघ के ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनके नाम याद रखना, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। पवन कुमार सुखीजा। ये कौन है? मुक्केबाज है तो मुक्केबाज, लेकिन जो राजस्थान का साइकिलिंग जो संघ है, राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन है, इसके निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कौन? पवन कुमार जी सुखीजा। है कौन? ये मुक्केबाज है और राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के क्या हुए हैं? निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो, एक महेश गुज्जर नामक व्यक्ति है। महेश गुज्जर ने क्या किया था? ये महेश गुज्जर जाते हैं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग एक रूस की एक शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में जाके एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और तेजा जी की ये मूर्ति बनाते हैं।
तेजा जी की ये क्या करते हैं, मूर्ति नहीं सॉरी, तेजा जी का चित्र बनाते हैं, ठीक है। मूर्ति अलग होती है, चित्र अलग होता है। ये तेजा जी का चित्र बनाते हैं। कौन है? महेश गुज्जर। तो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, तो इनका नाम हमें याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं। महेश गुज्जर ने लोक देवता वीर तेजाजी महाराज पर आधारित पेंटिंग रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन में प्रदर्शित की थी। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन में प्रदर्शित की थी लोक देवता तेजाजी महाराज की जो चित्र है वो बना के, ठीक है। ये चित्र बनाया था इन्होंने, ये तेजाजी महाराज का। और तेजाजी महाराज के बारे में आप जानते हो क्योंकि आप पेपर दे रहे हो, जीएस में आपके राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर भी है, और आर्ट एंड कल्चर में आप तेजाजी महाराज को लोक देवताओं में पढ़ते भी हो। हालांकि पंचपीर में शामिल नहीं है। छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ। बाबू हड़बू राम दे मांगलिया मेहा पांचों पीर बदारी जो गोगा जी जेहा। तेजाजी बहुत बड़े देवता लेकिन इन 500 पीरों में शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, इनको वन मैन आर्मी कहा जाता है। हेमंत भाई गोयल को वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। ये सम्मानित हुए हैं। कहाँ हुए हैं सम्मानित? दिव्यांग जन अधिकारों हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। ये देखो, ये है दिव्यांग जन अधिकारों के लिए ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए। इन्होंने बहुत से दिव्यांग बच्चों की सहायता की है, दिव्यांग पुरुषों की, महिलाओं की सहायता की है। इंदौर में इंग्लैंड की संस्था द्वारा, इंग्लैंड की संस्था आती है इंदौर में, वहां पे प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है और वहां पे इनको सम्मानित किया जाता है, डॉक्टर हेमंत भाई गोयल को, ठीक है। वन मैन आर्मी से याद रखना। डॉक्टर दिलसाद समी, ये डॉक्टर हैं डॉक्टर दिलसाद समी। ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों के जो रोग हैं उनको देखने, उनको उपचार करते हैं। तो इनको कहते हैं पीडियोट्रिक्स, इनका एक नाम होता है पीडियाट्रिक्स डॉक्टर हैं। तो इसके लिए इनको क्या मिली है? एक लंदन की एक सदस्यता मिली है। लंदन में एक क्या है कॉलेज है, रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, RCPCH, रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ। ये कहाँ पे है? लंदन में। और वहाँ की सदस्यता प्राप्त हुई है किनको? इनको। इनका नाम है डॉक्टर दिलसाद समी। है कहाँ के ये? वर्तमान में ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जयपुर के हैं। जयपुर के बाल रोग, जयपुर के इस अस्पताल में क्या है? बाल रोग विशेषज्ञ है। और जो लंदन का जो कॉलेज है, जो हमने देख लिया रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक एंड चाइल्ड हेल्थ, वहां की इनको क्या मिल गई? सदस्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोफेसर रमन कुमार दवे, नाम याद रखना। वैसे तो बहुत से कुलपति नियुक्त होते हैं, लेकिन ये अलवर का कॉलेज थोड़ा नया कॉलेज है, ज़्यादा पुराना कॉलेज नहीं है। इस कॉलेज का नाम है राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय। ये अलवर के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं, अलवर के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं। नाम याद रखना, प्रोफेसर रमन कुमार दवे। आलोक गुप्ता सीनियर IAS है, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं ये आलोक गुप्ता है। और ये क्या बने हैं? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कौन से? राजस्थान आवासन मंडल राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। सॉरी, निर्वाचित तो नहीं, नियुक्त होते हैं, ठीक है। IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है। राजस्थान आवासन मंडल के अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं तो कौन है? सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर आलोक गुप्ता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एडवोकेट दीपक चौहान, वकील साहब है दीपक चौहान। इनको क्या मिला है? एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोसिक्यूटर्स से सम्मानित किया गया है। एशिया प्रशांत एक सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में इनको क्या हुआ है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोसिक्यूटर से, IAP, इससे इनको सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, प्रोसिक्यूटर यानी जो वकील और वकालत करते हैं उनको कहा जाता है। ये देखो, ये लड़का है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आने वाली स्लाइड में। इसका नाम है सूर्या मिर्दा। सूर्या मिदा, ये भारत का NRI है, यानी भारत से इनके माता पिता बाहर गए थे USA में और वहां जाके ये बस गए। तो ये मूल रूप से भारतीय है, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? USA में है। ये फोर्ब्स में सबसे कम उम्र के बिलियनियर बनने वाले, अरबपति बने हैं अपने दम पे। बाप दादाओं की जागीर नहीं थी, अपने दम पे इन्होंने मेहनत की है। मात्र 22 वर्ष की उम्र में ये अरबपति बन चुके हैं, सूर्या मिदा। क्या किया इन्होंने ऐसा? इन्होंने जो AI, इन्होंने कंपनी बनाई मरकोर नाम से, MERCOR, मरकोर नाम से। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी रिक्रूटमेंट करती है, यानी लोगों का भर्ती करती है। कैसे? प्राइवेट कंपनियों में। तो इन्होंने एक AI आधारित, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक कंपनी बनाई है। वो लोगों को कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना, उनमें क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या ये इस पोस्ट के लिए सूट करते हैं, नहीं करते हैं, इस आधार पर इन्होंने एक कंपनी बनाई थी 2 और लोगों के साथ मिलकर। तब जाके उस कंपनी के बेस पे ये
क्या बने हैं, विश्व के सबसे कम उम्र के बिलियनियर बन गए। ठीक है, विश्व के नहीं, फोर्ब्स की विश्व के सबसे युवा अरबपतियों की सूची में 6ठे स्थान पर है। कौन से हैं, 6th पोजीशन पे। और हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भारत के मूल निवासी है। मूलतः कहाँ से रहने वाले थे, भारत के। वर्तमान में तो एनआरआई है, बाहर जाके बस गए हैं ये। ठीक है, दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति हैं, यानी कि अपनी संपत्ति बनाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ये। मात्र 22 वर्ष के हैं, सूर्या मिधा। और इन्होंने मर्कोर नामक कंपनी बनाई थी, इसके ये सह संस्थापक है। और 2 और लड़के हैं इनके साथ, एक का नाम है ब्रैडन फुट्टी और एक आदर्श हिरेमत। ये भी भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, आदर्श हिरेमत और सूर्या मिधा। तो ये 6th नंबर पे थे और दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति, बिलियनियर है, जो अपने दम पे बिलियनियर बने हैं। जैसे मान लो अनंत अंबानी और आकाश अंबानी की बात करें तो इनको पैसा मिलेगा, या इनको पैसा मिला इनके जो पूर्वजों की, धीरू भाई अंबानी से मुकेश अंबानी के पास या मुकेश अंबानी के पास, इनके पास जाएगा। तो ये अरबपति वैसे बनते हैं, ये पैतृक संपत्ति से बनते हैं। लेकिन सूर्य मिधा इन्होंने खुद अपने दम पे मेहनत करके ये अरबपति बने हैं। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये ऐसे पहले सबसे कम उम्र के युवा हैं। आगे देखते हैं, अजिताभ शर्मा राजस्व मंडल अजमेर के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं, अजिताभ शर्मा। ये किसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, राजस्व मंडल अजमेर के। ठीक है, इनका नाम याद रखना। आगे चलते हैं, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां। देखो अभी 9 राज्यों के राज्यपालों की, 9 राज्य और यूटीज, इन दोनों को मिला के राज्यपालों की नियुक्तियां हुई है। 9 की हुई है, तो हो सकता है एग्जामिनर आपको मिलान करने के लिए दे दे। 4 राज्य दे देगा, इधर राज्य या यूटीज दे देगा, और इस तरफ वो उनके नाम दे देगा, भाई कौन सा राज्यपाल कहाँ नियुक्त हुआ है। प्रश्न बन सकता है, क्योंकि राज्यपाल एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो हमारी क्या, हम देख लेते हैं, 1 पेज या 2 पेज के हैं, अभी देख लेंगे इसको। ठीक है, तो जहाँ पे नियुक्ति हुई है वो देखेंगे, और पहले कहाँ थे वो देख लेंगे। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है RN रवि। RN रवि, इससे पहले ये कहाँ थे, इससे पहले ये तमिलनाडु के राज्यपाल थे। तो अगर पूछा जाए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि है। हाल ही में कल ही इन्होंने जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया, क्योंकि ममता दीदी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राज्यपाल के पास पावर होती है, राज्यपाल के पास ऐसी पावर होती है कि वो सरकार को जब मर्जी बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें हैं। ठीक है, और उसी के तहत, उसी पावर के तहत मंत्रिमंडल को या पूरे जो मंत्री परिषद थी उस सबको बर्खास्त कर दिया राज्यपाल ने। इनका नाम क्या है, RN रवि। ठीक है, पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे। उसके बाद में दिल्ली में होता है LG, जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, जो यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहां पे राज्यपाल नहीं होता, वहां पे होता है प्रशासक। प्रशासक होता है LG। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल या उपराज्यपाल। दिल्ली में पहले कौन थे, विनय कुमार सक्सेना थे। उनकी जगह कौन आ गए, तरणजीत सिंह संधू। तरणजीत सिंह संधू ये एक राजदूत थे, वाणिज्यक थे, विदेशों में भारत के वाणिज्यक थे। तो अब ये क्या बन गए, पहली बार ये कोई उपराज्यपाल बने हैं। ये पहले क्या थे, विदेशों में भारत के राजदूत के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, तरणजीत सिंह संधू, याद रखना, दिल्ली के। महाराष्ट्र में कौन है, जिष्णुदेव वर्मा। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। पहले कहाँ पे थे, तेलंगाना के राज्यपाल थे। पहले कहाँ के थे, तेलंगाना के राज्यपाल। चलिए आगे देख लेते हैं, तेलंगाना में अब कौन बन गए, शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल तेलंगाना के हैं, और ये पहले कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के। पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। और लद्दाख के उपराज्यपाल, LG का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। और मैंने बता दिया, विनय कुमार सक्सेना पहले दिल्ली के थे, और अब कहाँ के बन गए, लद्दाख के। ठीक है, पहले दिल्ली के LG थे ये। इसके बाद में आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले तो थे शिव प्रताप शुक्ल, और अब हो गए कविंदर गुप्ता। कविंदर गुप्ता, और ये कविंदर गुप्ता पहले लद्दाख के LG थे। मतलब इन्हीं को ही रीसफल किया, इसको यहाँ लगा दिया, इन वाले को यहाँ लगा दिया, इस वाले को वहाँ लगा दिया, लद्दाख वाले को यहाँ भेज दिया। तो ऐसे इनको रीशफल किया है। तो कविंदर गुप्ता ये पहले लद्दाख के LG थे, और वर्तमान में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के क्या है, अब राज्यपाल है, पहले उपराज्यपाल थे लद्दाख के। और नागालैंड के नंद किशोर यादव, ये पहले बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, और अब ये क्या बन गए हैं, राज्यपाल बन गए हैं। कहाँ के हैं, नागालैंड के। नाम क्या कुमार है, नाम क्या है, नंद किशोर यादव। और बिहार के कौन बने हैं, सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल है, और ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट पे ये कार्यरत थे। ठीक है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। और आज कल इंडियन एक्सप्रेस में मैंने इनका आर्टिकल भी पढ़ा था, बहुत शानदार आर्टिकल था इनका।
बहुत अच्छा आर्टिकल था इनका, सैयद अता हसनैन का। तमिलनाडु के राज्यपाल को कौन बने हैं? केरल के राज्यपाल जो विश्वनाथ ऑर्लेकर है, इन्हीं को ही अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। जो तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल हैं विश्वनाथ ऑर्लेकर, इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। संविधान में ये एक अमेंडमेंट किया गया है कि राज्यपालों को भी अतिरिक्त प्रभार, यानी एक से दूसरे राज्य भी वो संभाल सकते हैं जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो हमने एक एक करके इनके नाम देख लिए, तो आपको याद रखने हैं और याद रह भी जाएंगे। एक बार और देखोगे आप, अभी मैं थोड़ा साइड में आता हूँ, पॉज करो वीडियो को और देख लो एक बार और, फिर पीडीएफ में भी देखना। तो आपने ऐसे पॉज किया होगा, फिर आपने देखा होगा, और आपने देखा होगा तो अब आपको याद रह भी जाएंगे। 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, ऐसे 1 2 3 4 राज्यों के नाम होंगे, इधर 4 राज्यपाल होंगे, फिर इनका मिलान करो। ठीक है, कर देना आप, क्योंकि आपको आता है। सुदर्शन पटनायक बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है सुदर्शन पटनायक को। 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के ये राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है, राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हैं 16वीं जनगणना के। और कब शुरू हो रही है? 2027 में, यानी कि शुरू तो अभी से होगी, लेकिन 2027 में इसको पूरा करने का लक्ष्य है। 2027 नाम दिया गया है। ये देखो सुदर्शन पटनायक है, बहुत अच्छे सैंड आर्टिस्ट हैं। सैंड आर्टिस्ट का मतलब जो रेत से बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं। ये देखो पीछे बनाई हुई गणेश जी की आकृति, ये इन्होंने रेत से बनाई है, सैंड से बनाई है, इसलिए इनको कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। और यही क्या बने हैं? भारत के जनगणना के राष्ट्रीय एम्बेसडर बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, और उनकी कुछ देख लेते हैं क्या योगदान है। पद्मश्री से सम्मानित है। ठीक है, कला और सामाजिक जागरूकता में योगदान दिया है, और किसके माध्यम से दिया है? अपनी सैंड आर्ट के माध्यम से। जो रेत की कला होती है, मिट्टी की कला होती है, उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है? जनता में जागरूकता और सामाजिक कला और सामाजिक जागरूकता में इन्होंने योगदान दिया है। भारत के इतिहास की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। अब थोड़ा सा जनगणना के बारे में देख लेते हैं। भारतीय इतिहास की सबसे पहली होगी ये, और पूर्णतः क्या होगी? डिजिटल जनगणना। एक तो देखो 1 मई से शुरू होता स्व गणना। अभी आपको क्या करना है? एक ऐप है जनगणना वाला, वहां पे जाओगे और अपने हिसाब से आप उसको फिल करोगे। वो तो होता है स्व गणना, 15 मई तक चलेगी, और 15 मई के बाद में जो चलेगी वो होती है मकानों की जनगणना। ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, और आगे देखते हैं। और इस जनगणना का शुभंकर क्या है? शुभंकर का मतलब मैस्कट। मैस्कट क्या है? 2 नाम है, प्रगति और विकास। प्रगति मतलब महिला प्रगणक गिनने वाली, और विकास पुरुष प्रगणक का नाम है। ये शुभंकर है, प्रगति और विकास। प्रगति महिला प्रगणक और विकास पुरुष प्रगणक। तो ये आपको याद रखने हैं। स्तुति प्रदान, स्तुति प्रदान ये देखो, ये सिक्किम के हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती है? सिक्किम की। और सिक्किम की ये उभरती युवा नेता है। सिक्किम की उभरती युवा नेता है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि विश्व युवा संसद में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेगी। ये जो स्तुति प्रदान है, स्तुति प्रदान करेगी, विश्व युवा संसद है, जो वहाँ पे भारत की ओर से प्रतिनिधि कौन करेगी? सिक्किम की उभरती युवा नेता स्तुति प्रदान। और इससे पहले भी ये क्या कर चुके हैं? इससे पहले जो जनवरी 2026 में भारत मंडप में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ था, इसमें स्पीकर के रूप में चुनी गई थी। वहाँ पे एंकरिंग की थी इन्होंने। ठीक है ना, और प्रेजेंट करते हैं ये, वो जो एंकर होता है, स्पीकर के रूप में ये चुनी गई थी। ठीक है, तो अब आपको याद रह जाएंगे। स्तुति प्रदान है, इनकी फोटो देख के और इनकी फोटो देख के आपको शायद नाम याद रह जाए। चलिए आगे चलते हैं। विधानसभा राजस्थान सरकार की समितियां और उनके अध्यक्ष। सब इंस्पेक्टर में ऐसे समितियों के ऊपर प्रश्न बना था, तो हम पीछे क्यों रहे? राजस्थान सरकार की जितनी विधानसभा की जितनी समितियां हैं उनको देख लेते हैं, और देख लेते हैं क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वो इनको समितियों और समितियों के अध्यक्षों को मनोनीत करते हैं। तो एक बार उनको देख लेते हैं। ठीक है, जन लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उनके कौन है अध्यक्ष? कालीचरण सराफ, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के ही व्यक्ति हैं कालीचरण सराफ। और ये किसके अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष या सभापति कह लो इनको। ठीक है, कौन किस समिति के हैं ये है जन लेखा समिति के। इसके बाद में राजकीय उपक्रम समिति, इसके हैं टीकाराम जूली, और ये कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष है। ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और नेता प्रतिपक्ष है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अगर पूछा जाए तो कौन है? टीकाराम जूली। और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वासुदेव देवनानी। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति क, 2 प्रकार की प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख। तो प्राक्कलन समिति क के जो अध्यक्ष हैं संदीप शर्मा, बीजेपी के। प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष हैं बाबू सिंह राठौड़, बीजेपी के, दोनों बीजेपी के। सामान्य परियोजना संबंधी समिति और नियम समिति, इन दोनों के अध्यक्ष जो विधानसभा के
हमारे अध्यक्ष हैं वो वासुदेव देवनानी। किस किसके? सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति और इसके साथ साथ नियम समिति। ऑब्वियसली नियम तो वही बनाएगा जिसका घर होगा, जो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी, तो नियम भी वही देखेंगे, वासुदेव देवनानी। आगे देखते हैं, महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, कल्पना देवी बीजेपी से बिलोंग करते हैं ये भी। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, फूल सिंह मीणा, ये भी बीजेपी के हैं। अनुसूचित जाति कल्याण समिति, रमेश खींची। प्रश्न एवं संदर्भ समिति, राजेंद्र पारिक, ये है कांग्रेस के, ये है कांग्रेस के राजेंद्र पारिक। प्रश्न एवं संदर्भ समिति के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र पारिक, ये कांग्रेस के हैं। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, नरेंद्र बुडानिया, ये भी कांग्रेस के हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या ये भी एक ही बात है, आईएनसी कह दो या कांग्रेस कह लो। याचिका और सदाचार समिति, कैलाश चंद शर्मा, याचिका और सदाचार समिति के कैलाश चंद शर्मा, ये बीजेपी के हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति, केसाराम चौधरी, बीजेपी के। विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, जितेंद्र कुमार गोठवाल। गृह तथा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। और उसके बाद में पुस्तकालय एवं सरकारी आसवनों से संबंधित समिति के हैं हरि सिंह रावत। तो ये एक बार आप इनके नाम देख लेना, और उसके बाद में क्या है आपको पीडीएफ में एक बार और पढ़ लेना। समितियां जरूरी है, पूछी जा सकती है क्योंकि पूछी गई है। एक हिसाब से क्या है, PYQ होता है, और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और वो महत्वपूर्ण वैसे ही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चर्चित स्थान, चर्चित व्यक्ति हो गए हमारे पूरे। अब देखते हैं चर्चित स्थान। चर्चित व्यक्तित्व इतने ही थे, अब चर्चित स्थानों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं केकड़ी का। जिस अजमेर का एक शहर है केकड़ी, ठीक है, कस्बा मान लो या शहर मान लो, केकड़ी। केकड़ी राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन वाला गांव बन गया, यानी कि यहाँ पे हर व्यक्ति फ्री में नेट, उसको फ्री में नेट उपलब्ध होगा वाईफाई के थ्रू। ये ऐसा करने वाला राजस्थान का पहला जिला, पहला क्या कह सकते हैं उसको, शहर कौन सा बना है? केकड़ी बना है, ठीक है। तो राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन अजमेर जिले के अंदर है। शहर वासियों को 24 घंटे प्रतिदिन हर मौसम में क्या मिलेगा? फ्री वाईफाई मिलेगा। अब तो इनके मजे मजे होंगे। सबसे ज्यादा रील अब कहाँ से बनेगी? केकड़ी से बनेगी। 24 घंटे फ्री में इनको क्या मिलेगा? वाईफाई मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे केकड़ी में चारों तरफ रील ही रील बनेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे भी। निःशुल्क इंटरनेट सुविधा है, स्पीड रहेगी 5 Mbps, ठीक है। निःशुल्क इंटरनेट है, 5 मेगाबाइट पर सेकंड इसकी स्पीड रहेगी, 5 Mbps मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मैं मानता हूं कि इस टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कंपनी। कौन सी कंपनी है जो ये सब प्रोवाइड करवा रही है, जिन्होंने फ्री वाईफाई जोन लगाया है? वो उस कंपनी का नाम है स्पाइडर लिंक ब्रॉडबैंड। और ये 3 वर्षों तक, आने वाले 3 वर्षों तक जो भी सुविधा रख रखा होगा, मेंटेनेंस होगी, वो सब ये देखेगी। 3 वर्षों तक, आने वाले 3 वर्षों तक मेंटेनेंस, रिपेयरिंग या जो भी चीज़ चाहिएगी वो कौन देखेगी? ये स्पाइडर लिंक ब्रॉडबैंड। और एक समय में इसमें 5000 प्लस लोग जुड़ सकेंगे, 5000 प्लस लोग इसमें एक समय में जुड़ सकेंगे। तो पहला फ्री वाईफाई जोन राजस्थान के कहाँ पे है? अजमेर के केकड़ी में। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। सिवाना ऐतिहासिक पैनोरमा, आपको ने देखा होगा सिवाना का किला, सिवाना का दुर्ग बहुत मजबूत दुर्ग हुआ करता था, बहुत मजबूत दुर्ग हुआ करता था। एक फारसी इतिहासकार ने लिखा भी इसके बारे में कि यह एक ऐसा दुर्ग है जिसे बाहर से कोई भी आक्रमणकारी नहीं जीत सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इसके लिए गेट अंदर से ही खोलने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं जीता जाएगा। सिवाना को कहते हैं कुमटाल दुर्ग या कुमट दुर्ग। यहाँ पे कुमट नामक झाड़ियाँ होती है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, कुमट जिसको कहते हैं, इसलिए इस दुर्ग का नाम भी कुमट दुर्ग या कुमटाल दुर्ग पड़ गया है। इस दुर्ग की तलहटी में क्या बन रहा है? सिवाना का पैनोरमा बन रहा है। पैनोरमा मैंने आपको बता दिया, मूर्तियाँ, चित्रों के माध्यम से पूरा इतिहास की जानकारी देने की जो एक कला होती है वो होती है पूरी पैनोरमा। एक पूरा सिस्टम दिखाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ पे बनेगा? इसी की तलहटी में। और सिवाना कहाँ पे है? बालोतरा में। कहाँ पे है ये? बालोतरा में। चलिए आगे चलते हैं। श्री श्रीजी के हनुमान, श्री श्रीजी के हनुमान नाथ द्वारा राजसमंद में चर्चा में क्यों है? क्योंकि एक पहाड़ी है गिरिराज पर्वत जो 500 फीट ऊंची है, इस पर हनुमान जी की मूर्ति बनेगी 131 फीट ऊंची। गिरिराज पहाड़ी है जो नाथ द्वारा राजसमंद में है, 500 फीट ऊंची पहाड़ी है। उस 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर 131 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनेगी। और आपको पता है नाथ द्वारा में एक शिव जी की मूर्ति भी है, विश्वास रूपम करके, विश्वास स्वरूपम या विश्वास रूपम करके है, वो भी बहुत बड़ी मूर्ति है।
तो आप जाते हो, जब नाथ द्वारा देखते हो तो आपको दूर से ही दिखाई देने लग जाती है। वैसे ही अब हनुमान जी की मूर्ति भी वहाँ पे बनेगी। और इसका जो गोल्डन कलर है वो थाईलैंड से मंगाया गया है। कहाँ से? थाईलैंड से। और इसके मूर्तिकार कौन है? नरेश कुमावत। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सांगानेर तस्वारिया जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। ये आधुनिक न्यायालय परिसर बनेगा। एक एडवांस्ड क्या बनेगा? कोर्ट जो परिसर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? सांगानेर और तस्वारिया भीलवाड़ा में। 462 बीघा भूमि पर आधुनिक जिला न्यायालय परिसर बनने वाला है। और ये अपने जो डिप्यूटी सीएम है दिव्या कुमारी जी, ये इसके उद्घाटन समारोह में, उद्घाटन नहीं, जिसके शिलान्यास समारोह में, शिलान्यास का मतलब होता है कि पत्थर रख दिया, अब ये काम चालू हो जाएगा, और काम पूरा होने के बाद होता है उद्घाटन। शिलान्यास और उद्घाटन ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये इसका शिलान्यास समारोह था। ठीक है, तो वहां पे ये दिव्या कुमारी जी गई थी, अपनी जो डिप्यूटी सीएम है, वित्त मंत्री भी हैं, तो ये याद रखना आप। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान, देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब चर्म रोग यानी चमड़ी से संबंधित कोई भी रोग है उसका संस्थान कहाँ पे है? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में। कहाँ खुला है ये? उसके चरक भवन में। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के चरक भवन में क्या खुला है? इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या है? चर्म रोग संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। लंदन के बाद दूसरा सबसे उन्नत चर्म संस्थान है। पूरे विश्व में एक नंबर पर लंदन में है, और लंदन या ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। लंदन कहाँ पे है? ब्रिटेन, इंग्लैंड में है, उसकी राजधानी है शायद। हाँ, और दूसरे नंबर पे कौन सा होगा? अपने जयपुर का एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल में, जो चरक भवन है वहाँ पे खुलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 2 भी है और देश का पहला भी है, तो ऐसी चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। सांगानेर पंचायत समिति का नाम बदल गया। अब सांगानेर पंचायत समिति कहलाएगी बगरू पंचायत समिति, और इसका जो मुख्यालय होगा वो भी बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर होगा। प्रशासनिक मुख्यालय भी बगरू विधानसभा क्षेत्र में, और बगरू पंचायत समिति इसका नया नाम हो गया। सांगानेर पंचायत समिति का नया नाम क्या हो गया? बगरू पंचायत समिति। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आधारित अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, और किस हिसाब से 4 या 5 भागों में पॉलिसी को डिवाइड किया गया कि बच्चे प्राइमरी स्तर पे क्या पढ़ेंगे, और फिर मिडिल स्तर पे क्या पढ़ेंगे, फिर उच्च स्तर पे क्या पढ़ेंगे, फिर जॉब वोकेशनल ट्रेनिंग भी साथ में इंक्लूड की गई है। तो वो एक अलग टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और इसको पूर्ण रूप से इसका अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में। ये है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, सरस्वती विश्वविद्यालय है। महर्षि दयानंद आपको पता ही है, वो आर्य समाज वाले संस्थापक थे। यहाँ पे ये क्या है? पहला अध्यादेश लागू हुआ है। कौन सा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में है। यह कौन सा है? यह इंस्टीट्यूट पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी है, देश का पहला आयुर्वेद डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय का मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच की संस्था होती है डीम्ड। एक प्राइवेट होती संस्था, एक गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट एफिलेटेड और सेमी गवर्नमेंट संस्था में आती है डीम्ड। तो ये डीम्ड विद्यालय, आयुर्वेदिक विद्यालय है देश का पहला। कौन सा है? जयपुर का। जयपुर का इसका नाम है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। इसका स्वर्ण जयंती समारोह था, इसका स्वर्ण जयंती अभी समारोह था। इसमें मुख्य अतिथि थे अपने सीएम साहब भजनलाल जी शर्मा और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव। ये दोनों यहाँ पे मुख्य अतिथि थे। तो इन्होंने कुछ इनोग्रेशन किया है। क्या इनोग्रेशन किया है वो देख लेते हैं। एक तो उपवन का इनोग्रेशन किया था जिसका नाम है धन्वंतरी। औषधीय पौधों के संरक्षण और अनुसंधान हेतु एक उपवन का इन्होंने उद्घाटन किया है जिसका नाम है धन्वंतरी। कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर में। और एक इन्होंने खोला है भवन, सुश्रुत भवन, नया आधुनिक ओपीडी है। ओपीडी का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, यानी आप बीमार हो, आप हॉस्पिटल जाओगे, अगर आपके बहुत गहरी चोट लगी है और आपकी हालत बहुत खराब है तो आपको ले जाया जाता है इमरजेंसी में। अब आपके सिंपल नाक जुकाम है, बुखार है, आपको बस डॉक्टर को दिखाना है कि डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, तो आप जाते हो ओपीडी में, उसको कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये नया ओपीडी खुलेगा यहाँ पे, उसका नाम है सुश्रुत भवन। सुश्रुत भवन कहाँ खुलेगा? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुंदरा गांव बाड़मेर, देखो सुंदरा गांव बाड़मेर राजस्थान का या देश का मान लो अंतिम सरहदी गांव है जो पाकिस्तान से टच है, पाकिस्तान की सीमा से टच है। और इस गांव में पहली बार स्वच्छ पानी पहुंचा है। कहां से? सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर, वहां पे नहर के थ्रू पानी पहली बार 78 सालों में, आजादी के
71 सालों में यहाँ पे पहुंचा है, इसलिए गांव सुर्खियों में है। सुंदरा गांव बाड़मेर सरदार सौर बांध गुजरात से नर्मदा का पानी पहली बार पहुंचा है और पहली बार लोगों ने नल से पानी देखा है अपने गांव में कि भाई नल से हर घर में पानी पहुंच गया और वो मीठा पानी। ठीक है, तो बहुत खुशी की बात भी है और बहुत अच्छी बात भी है और महत्वपूर्ण बात भी है। गांव का नाम याद रखना, सुंदरा गांव बाड़मेर, बिल्कुल बॉर्डर पे है, देश का आखिरी सरहदी गांव भी इसको कहा जाता है। अब देखो, राजस्थान सरकार द्वारा 2 आदिवासी बहुल्य जिलों के वनग्रामी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यानी किसानों को, जो वन में रहने वाले किसान थे, जो क्या करते थे, वनों में कुछ खेती वेती करते हैं, उनको खातेदारी अधिकार दिए जाएंगे, यानी उनको भूमि का खातेदार बनाया जाएगा, भूमि का एक हिसाब से मालिक ही मान लो। तो ये अधिकार देने का निर्णय किसने लिया है? सरकार ने लिया है। किन 2 जिलों के गांव है वो 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ऑब्वियसली आदिवासी यहीं पे हैं सबसे ज़्यादा, तो इन्हीं गाँव को, इन्हीं जिलों के लोगों को क्या मिलेंगे? वनग्रामी गांव के, इनको क्या मिलेंगे? खातेदारी अधिकार मिलेंगे। राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है। लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र, लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र, यानी जो लघु वन उपज होती है, इसका प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे ये लघु वन उपज होती है, और वन अपने दक्षिणी भारत में है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा वन माने जा सकते हैं। और वहाँ पे ही क्या बनेंगे? ये क्या बनेंगे? प्रसंस्करण केंद्र बनेंगे या प्रोसेसिंग सेंटर बनेंगे, ताकि लोगों को एक रोजगार मिल सके। वहाँ पे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो लघु वन उपज लाए वहाँ से, जंगल से चुग के। और लघु वन उपज में क्या हो गया? आंवला हो गया, इमली हो गया, और बाद में महुआ हो गया, 2-3 और आइटम होते हैं जो वनों में उगते हैं, उनको लाके इन प्रोसेसिंग सेंटर को देंगे। प्रोसेसिंग सेंटर फिर उनमें कुछ प्रोसेस करके उनकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। वैल्यू बढ़ाने का मतलब देखो, प्रोसेसिंग सेंटर क्या करता है? आप 1 किलो टमाटर लेके जाओ बाजार में बेचने के लिए, टमाटर के भाव अभी क्या चल रहे हैं? 30 रुपये किलो। तो आपको 30 रुपये किलो मिलेंगे टमाटर के, और उन्हीं 1 किलो में आप थोड़ा बहुत ऐड करके उसका सॉस बना लो। 1 किलो में आपने मान लो आधा किलो सॉस बना लिया, आधा किलो सॉस है 160 रुपये का, आपको सीधा सीधा 150 रुपये का फायदा, 160 रुपये का तो आपको सीधा सीधा 130 रुपये का फायदा हो गया। तो ये होता है प्रसंस्करण करना, उसको प्रोसेस्ड करना किसी दूसरे रूप में डाल के। ठीक है, मान लो आपने कुछ और बना दिया आइटम, आप आम लेके आए, मतलब केरी लेके आए, केरी आपने बाजार में बेची 100 रुपये किलो, केरी बेच दिया आपने 100 रुपये किलो। उसी केरी में आपने थोड़ा सा ऐड वेड करके अचार वचार डाल दिया, उसका अचार डाल दिया, उसका थोड़ा बहुत तेल लगा होगा, थोड़ी कॉस्ट और लगी होगी, मान लो 100 से आपकी कॉस्ट 120 लगी होगी, और वही अचार 1 किलो आपका बाजार में कितने रुपए बिक रहा है? 250-300 रुपये किलो। तो आपने उसको क्या कर दिया? थोड़ा प्रोसेस्ड कर दिया। तो इसलिए ये एक वन उपज का प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है आदिवासी जिलों में। जो जिले कौन से हैं? बांसवाड़ा और उदयपुर। ठीक है, बांसवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर नहीं है, बांसवाड़ा और उदयपुर है। यहाँ से क्या फायदा होगा? जनजातीय युवकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके लिए आंवला, शहद, इमली, महुआ जैसे वन उपज को मूल्य संवर्धन हेतु, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, वो ये चीज़ लेके आएंगे, उन केंद्रों को देंगे, केंद्र इनको बराबर पैसे देंगे, और पैसे देंगे तो इनको रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक हिसाब से ये इन बच्चों के लिए, जनजाति युवकों के लिए एक रोजगार का साधन भी है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है कि जो एयरपोर्ट नया बनता है, जो चीज़ नई बन रही है उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, और ब्राउन फील्ड हो गया जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें अपने कुछ विकसित कर रहे हैं या कुछ उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो अलग होता है। ग्रीन फील्ड का मतलब बिल्कुल नया, झकास चकाचक एकदम वो बनाया है। कहाँ है ये? कोटा बूंदी, निर्माणाधीन है। AAI ये क्या होती है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानन प्राधिकरण, भारतीय विमानन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने इसके रख रखाव की, इसकी जिम्मेदारी, इसकी क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी किसको दी है? RTU को। RTU कौन है? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कोटा की राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय है, उसको क्या दिया गया है? इसका थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब इसका रख रखाव अच्छा हो, इसकी मेंटेनेंस बराबर हो, ये काम दिया गया है RTU कोटा को। तो ये चीज़ भी याद रखना, इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। किसने सौंपी है? AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानन प्राधिकरण ने। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान में हाल ही में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ पे प्रस्तावित है? तो कहाँ पे है? कोटा बूंदी। ठीक है, ये देखो, न्यू एयरपोर्ट एट कोटा बूंदी, AI से बनाई गई तस्वीर है। और कैबिनेट ने डिसीजन लिया तो 19 अगस्त 2025 को था, लेकिन अब ये बनना स्टार्ट हो गया, शिलान्यास हो गया इसका। ठीक है, और फिर बन जाएगा, तब इसका क्या होगा? उद्घाटन होगा। महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर, जयपुर में खुलेगा। महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? आमेर, जयपुर में। महाराणा प्रताप, वैसे महाराणा प्रताप में, और देखो आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ, महाराणा प्रताप और आमेर का राजा कौन था? मान सिंह, दोनों में 36 का आंकड़ा था।
आमेर का राजा था मान सिंह और अपने यहाँ पे मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। मान सिंह था अकबर का सेनापति और उन दोनों के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध भी हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत देखो, आज आमेर में ही महाराणा प्रताप के नाम से क्या खुल रहा है, विश्वविद्यालय खुल रहा है। जो गढ़ किसका था, मान सिंह का, महाराणा प्रताप के दुश्मन का गढ़ था। ठीक है, तो ये सब समय की बातें हैं, समय कुछ भी करवा सकता है। राजस्थान विधानसभा ने आमेर में खेलकूद बनाने का निर्णय लिया है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और क्या होगा इसके साथ में, प्रशिक्षण सुविधाएं होगी, वो भी कौन से लेवल की होगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सुविधाएं होगी। इसके साथ साथ युवाओं को खेल करियर में दिशा मिलेगी, युवा ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में जाएंगे तो स्पोर्ट्स में दिशा मिलेगी। और महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2025 अधिनियम से पारित हुआ। इसके ऊपर एक प्रॉपर विधेयक बना था, जयपुर विधेयक, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय खेलकूद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक अधिनियम 2025, ये पारित हो चुका है। ठीक है, और ऐसा ही अधिनियम इस पे बने था अजमेर के ऊपर। अजमेर में क्या बनेगा, राजस्थान का आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय। ये शायद मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर देख लो। अजमेर में क्या बन रहा है, राजस्थान का आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय। और ये जोधपुर के बाद प्रदेश का दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा, दूसरा राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। जो एनआईए था, थोड़ी देर पढ़ा था, वो क्या था, डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। वो क्या थी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी राजकीय और प्राइवेट के बीच की संस्था। और ये कौन से हैं, दोनों क्या होंगे, राजकीय गवर्नमेंट संस्थान होंगे, पहला जोधपुर में और दूसरा अजमेर में। ठीक है, अब आपको चीजें याद रह गई होगी। ये देखो एआई से बनाई गई तस्वीर, सुंदर सी तस्वीर है, ऐसा बने तो बहुत अच्छा होगा, ये इससे भी बेहतर बना सकते हैं हमारे कलाकार। हिरनोदा स्टेशन जयपुर मंडल में है। ये पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ हुआ है। ये ऐसा कुछ कार्गो टर्मिनल होता है, वहाँ पे सामान रखा जाता है और फिर दूसरी ट्रेनों में लाद करके दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो कार्गो का मतलब सामान को रखने का एक पर्टिकुलर स्थान होता है, ताकि सामान को सेफली रखा जा सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम सावधानी पूर्वक और सुरक्षा पूर्वक उसको पहुंचाया जा सके। तो वो कार्गो टर्मिनल पीएम गति शक्ति जो गति शक्ति अभियान है, उसमें कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ कहाँ गया है, राजस्थान के जयपुर मंडल के हिरनोदा स्टेशन पर। हिरनोदा स्टेशन पे प्रश्न बन सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। भारत में आईबीएम का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर, भारत का आईबीएम एक इंटरनेशनल जो एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने अपना एक पहला क्या खोला है, भारत में क्या खोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर, जिसका नाम है संगम। और ये इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब है, यहाँ पे ये खोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको खोला जा रहा है संगम। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा, भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा। देखो, भारत में एक मिशन चल रहे थे, 2021 में एक मिशन स्टार्ट हुआ था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, केंद्र सरकार ने शुरू किया था। 1,64,000 करोड़ का, 1,64,000 करोड़ का इसमें निवेश को आकर्षित करना था हमें। इसमें क्या करते थे कि विदेशी कंपनियों को यहाँ बुलाओ, भारत की कंपनियों के साथ कोलैब करे और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे, भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे लेके जाए। ये इसका मिशन था हमारा, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन पहला 1.0 2021 में स्टार्ट हुआ था। इस वर्ष जो अपनी वित्त मंत्री है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने आईएसएम, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 स्टार्ट किया है। ठीक है, उसका काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर चलो बन गए। अब वर्तमान में राजस्थान, पूरे भारत में 12 सेमीकंडक्टर की कंपनियां स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, कुछ के काम स्टार्ट हो गए और कुछ के होने हैं और वो प्रॉपर या पैरेलल चल रहे हैं। 12 सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, उनमें से एक ये आपके सामने है, माइक्रोन, साणंद, गुजरात में। तो ऐसी 12 कंपनियां बन रही है। और 21 मिशन के तहत है ये, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के तहत। और अब कौन सा मिशन आया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। उसका क्या काम है, देखो 2.0 का ये काम है कि मान लो मैंने कोई कंपनी बना ली, अब मैंने कंपनी बनाई तो मेरे को कुछ और चीज़ें भी चाहिएगी, मेरे को ग्लास भी चाहिएगा, मेरे को केमिकल भी चाहिएगा, मेरे को केमिकल के साथ साथ और भी चीज़ें चाहिएगी। तो उन सब जो अनुषंगिक कंपनी होती है, अनुषंगिक कंपनी का मतलब है सहयोगी कंपनियां जो मुझे कुछ हेल्प करती है। मान लो मोटर कार बनाने वाली कंपनी है तो उसको टायर अलग कंपनी देती है, उसको मान लो रिम कोई अलग कंपनी बना के देगी, वो अपना डिजाइन बनाती है। तो जो रिंग टायर बना के दे रही है वो होती है अनुषंगिक कंपनियां, उसकी सहायक कंपनियां। तो उन कंपनियों का विस्तार करना, उन कंपनियों के सहयोग में विस्तार में सहयोग करना, ये आईएसएम जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो जो पहली खुली है वो साणंद, गुजरात में है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। इसको एटीएमपी पे काम करेगी, यहाँ पे असेंबली करेगी, टेस्ट करेगी, पैकेज करेगी और फिर मार्किंग करके छोड़ देगी, वो आगे काम में
आएगा। अब 12 कंपनियों के नाम अगर आपको चाहिए नाम, तो नाम मैं आपको पीडीएफ में डाल के दे दूंगा। 12 की 12 जो कंपनियां हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा तो 5-7 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, और वैसे चाहोगे तो आपको पीडीएफ में मैं 12 के 12 नाम डाल के दे दूंगा। जो 12 कंपनियां, एक तो ये हो गई, और बाकी जो 11 बची हैं कहाँ कहाँ पे है वो भी दे दूंगा। 6 गुजरात में है, 2 उड़ीसा में है, एक पंजाब में है, एक असम में है, ऐसे करके कुछ 12 कंपनियां हैं। ठीक है, उनके नाम मैं आपको पीडीएफ में डाल के दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। चूरू के जिला खेल स्टेडियम का नया नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम। ये देखो, ये है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़। इनके नाम पे चूरू जिले का जो खेल स्टेडियम है उनका नाम पड़ गया लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ खेल स्टेडियम। ठीक है, और भारत की पहली माइक्रोन टेक्नोलॉजी होगी, ये देखो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है भारत की पहली, गुजरात में है, या फोटो देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। टाइम मैगजीन के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के 3 स्थान, 3 प्लस 1 1 कर लेना 4। ठीक है, 3 स्थान तो घूमने लायक है, 4 स्थान देखने लायक है। मतलब 3 स्थान तो घूमने लायक या देखने लायक है, और 1 स्थान और विजिट करने लायक है। ऐसे कुल 4 स्थानों को इस सूची में क्या मिला है, प्रॉपर्टीज, यानी आप देख सकते हो, घूम सकते हो, वहां पे आप उसका एंजॉय कर सकते हो। ऐसे स्थानों की सूची बनाई है टाइम मैगजीन में, उसमें भारत के 4 स्थान हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मारो खेत जोधपुर का 50 एकड़ में फैला पुनर्योजी फार्म है। यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी उगरी है, कैसे कुछ उगरी है, वहाँ पे आप उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, रह सकते हो, खाना खा सकते हो। पूरे 50 एकड़ में फैला है, स्विमिंग विमिंग का भी प्रावधान है। तो ये देखो, ये वाला है मारो खेत, ये जो तस्वीर है ये मारो खेत की है, और है कहाँ पे, जोधपुर में 50 एकड़ में फैला पुनर्योजी फार्म है। 2 नंबर किसको मिला है, शक्ति हिमालय प्राण लॉज। शक्ति हिमालय प्राण लॉज कहाँ पे है, कुमाऊं उत्तराखंड में। 17 स्वीट वाला हिमालय रिट्रीट। स्वीट होता है एक प्रकार का छोटा सा महल जिसमें कमरे हो, 1-2 कमरे हो, और कमरे के साथ साथ 1 BHK 2 BHK टाइप का होता है स्वीट। ठीक है, तो ऐसे 17 स्वीट वाला है ये देखो, ये है हिमालयन प्राण लॉज, शक्ति हिमालय प्राण लॉज, और कहाँ पे है, कुमाऊं उत्तराखंड में। तो इसको भी शामिल किया गया है। 3rd नंबर पे है द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट। द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये वाला देखो, ये वाला है द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट, मध्य प्रदेश में है। इसको शामिल किए गए। ये 3 तो मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एक प्लेस और है जिसको आप विजिट कर सकते हो, वो है दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित, उसका नाम अजीब सा नाम है AABBCC। इसका नाम ये है, ये देखो AABBCC, दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित है। इसको भी इस सूची में शामिल किया गया है। और ये जो ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस है, ये 350 वर्ष पुराने बुंदेला राजवंश का निवास स्थान था। जो बुंदेला राजवंश थे, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहां पे ये निवास करते थे। इसका निवास स्थान था ये द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस। तो इनके नाम याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा था, कौन सा नहीं है टाइम मैगजीन में शामिल। कालिंजर किला, कालिंजर किला चर्चा में है। कालिंजर किला आपको पता है यूपी के बांदा जिले में स्थित है, जहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। 1545 में शायद हुई थी उसकी मृत्यु। हाँ, ये कालिंजर अभियान में गया था, उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चला रहा था, वो प्रक्षेपास्त्र उसके हाथ में फट गया और वहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, और वो कालिंजर का किला ही था। इस किले को क्या हुआ है, इस किले को पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल में शामिल किया गया है। कौन से राज्य का, उत्तर प्रदेश का। यह उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल बना है। कौन, कालिंजर। ये देखो कालिंजर का किला है, बहुत सुंदर किला है। यहाँ पे अकबर ने भी शासन किया था। अकबर ने ये किला जीता, और जीत कर किसको दे दिया, बीरबल को। 1568-69 की बात है, बीरबल को ये किला दे दिया था। गले बीरबल मौज ले। बीरबल कुछ दिन तो शासन किया, उसके बाद में फिर ये किला किसी और के हाथ में चला गया। ठीक है, तो ये कालिंजर का किला याद रखना, बांदा जिले में है, उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल। और जो बच्चे कहते हैं ना सर नेशनल वाला जीके नहीं आता, और नेशनल में इतना ही काम आएगा, आपके 3-4 टॉपिक होते हैं लास्ट वाले, वो नेशनल के लिए ही है, राष्ट्रीय के लिए। इंटरनेशनल का मैंने आपको बता दिया, एक प्रॉपर वीडियो या उसकी PDF आपको मैं दे दूंगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मिला के। बुक्स की आपको PDF मिल जाएगी, उसमें आपको सोचना नहीं है कुछ भी। 2 या 3 पेज हो गए मुश्किल से, उसको देख लेना सरसरी नज़रों से, तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कासरगोड, कासरगोड चर्चा में क्यों है, कासरगोड इसलिए चर्चा में है कि केरल के कासरगोड जिले में महापाषाणकालीन लेटराइट सेलकृत गुफा की खोज या गुफा या कक्ष की खोज की गई है। ये देखो, ये कासरगोड में एक ऐसी आकृति बनी है महापाषाणकालीन, यानी जो पत्थर युग था, स्टोन एज थी, उस स्टोन एज की एक गुफा मिली है जो चित्रित है
कहाँ मिली है? केरल के कासरगोड जिले में। ठीक है, ये याद रखना, केरल के कासरगोड जिले में महापाषाणकालीन लेटराइट शैलकृत गुफा में, लेटराइट से बनी एक शैलकृत गुफा है। ठीक है, वहाँ पे ये क्या मिली है हमें? एक आकृति या महापाषाणकालीन क्या मिली है? वहाँ पे चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं। कपाटागुड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य, कपाटागुड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में था। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक के गढ़वा जिले में। हुआ क्या था कि इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र का मनमाने ढंग से, यानी गवर्नमेंट ने मनमाने ढंग से 55 या 50 किलोमीटर का क्षेत्र, वो जो एरिया था वो छोड़ दिया था। वो आरक्षित वन था, वो इसके अंदर उसको शामिल नहीं किया गया था। फिर कर्नाटक हाईकोर्ट ऑर्डर देती है कि जो एरिया आपने 55 किलोमीटर का है ना, 55 वर्ग किलोमीटर का है, जो आपने छोड़ा है अपने मनमाने ढंग से, उसको वापस इसमें शामिल करो, क्योंकि वो आरक्षित वन है। आरक्षित वन किसके अंदर आएंगे? इसके अंदर आएंगे, इसलिए ये चर्चा में था। तो 55 वर्ग किलोमीटर का जो वन, संरक्षित वन है, इस क्षेत्र को शामिल करने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने कि भाई इसको जो आपने मनमाने ढंग से अपने हिसाब से छोड़ दिया था, चलो इतना इतना ले लेते हैं, उसको वापस इस अभ्यारण्य के अंदर शामिल करो। चलिए आगे देखते हैं। कैंपबेल बे, ये कैंपबेल बे है, देखो कैंपबेल बे, यहाँ पे नेशनल पार्क है एक। ये कहाँ पे है? देश का जो अपना अंडमान निकोबार है, उस निकोबार द्वीप समूह में ये कैंपबेल बे नेशनल पार्क बना हुआ है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देश का रणनीतिक रूप से बहुत बेहतरीन स्पॉट है। यहाँ पे हम, अगर युद्ध की स्थिति हो तो यहाँ पे हम बहुत से बड़े बड़े चाइना और बहुत बड़े बड़े देशों की भी हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे उनको, उनके व्यापार को ठप कर सकते हैं। और इसी के लिए यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे विकास कार्य चल रहा है। हमारे जो तीनों सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं के बेस बन रहे हैं, वहाँ पे बेस स्टेशन बन रहे हैं। उसके साथ साथ और भी विकास कार्य चल रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। कैंपबेल बे, और कैंपबेल बे में है कैंपबेल नेशनल पार्क, और है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, जो दक्षिणी समूह निकोबार है वहाँ पे है ये। ठीक है। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रेट निकोबार विकास परियोजना के कारण चर्चा में, यहाँ पे वो विकास परियोजना चल रही है। ऑब्वियसली जैसे अभी आज के टाइम में जो हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उस पर ईरान ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। अब ईरान ने कब्जा कर लिया, इसलिए तेलों की आपूर्ति वो बाधित कर रहा है, यानी किसी भी देश के टैंक को वो निकलने नहीं दे रहा। कोई जहाज है नहीं निकलने दे रहा वो, कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? ताकि, इसलिए नहीं जाने दे रहा वो कि भाई अगर टैंक नहीं जाएंगे तो बाकी जगह क्या होगी? तेलों के प्राइस बढ़ेंगे। तेलों के प्राइस बढ़ेंगे तो वहाँ की जनता अपने सरकार पे दबाव डालेगी, और जितने देशों की जनता अपने सरकार पे दबाव डालेगी, उतने देश के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका या इजराइल को कहेंगे भाई युद्ध रोक दो, युद्ध बंद कर दो, और ईरान के साथ क्या करो? वार्ता करो, संधि करो। ताकि जो वैश्विक प्रेशर बनाने के लिए, वैश्विक दबाव बनाने के लिए उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये सब क्या है, ये मैं आपको पूरी तरह से एक वीडियो में बता दूंगा, कभी अगर मौका मिला तो। एक वीडियो में आपके लेके आऊँगा सिर्फ बूस्टर डोज का। ठीक है, ये सब पूरा सिलेबस हो जाए अपना, 15 मई से पहले पहले करवा दूंगा। उसके बाद में एक वीडियो लेके आऊँगा 20 मई के आसपास बूस्टर डोज का। उसमें मैं आपको थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी जो वर्तमान में और चर्चा में है वैश्विक रूप से, या फिर हमारे कुछ सूजस के कुछ पार्ट है, वो मैं आपको करवा दूंगा। 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसमें हो जाएगा सारा कुछ। तो ओवरऑल मैंने आपको ये करवा दिया। ये हमारा यहाँ पे आज लेक्चर समाप्त होता है। चर्चित स्थान देख लिए हमने, चर्चित व्यक्ति देख लिए, चर्चित घटनाएं बची है, वो एक लेक्चर में उसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर उसी पे होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, वीडियो देखो, और उसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है, उस पीडीएफ को देख लिया करो, उसके साथ रिवाइज कर लिया करो। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।